हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और हमारी चल रही है धुआंधार धमाकेदार केस स्टडी सीरीज। और इस केस स्टडी सीरीज में चलते आ चुके हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 10 पे। तो यस बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट की केस स्टडीज। तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 और इसकी केस स्टडीज भी करते हैं फटाफट से सॉल्व। तो लगा दो फटाफट से अपनी अटेंडेंस, फिर स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडीज। तो चलो बच्चों, अब तो तुम लोग बहुत ही समझदार हो गए हो और मुझसे ज्यादा जानते होगे कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना होता है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। लेट्स सी कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है। तो बिल्कुल लास्ट में ही लिखा हुआ है कि लाइंस कोट करनी है, बट किस चीज के लिए करनी है? फॉर एनी 4 फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। इस पैराग्राफ में हमारे स्टॉक एक्सचेंज के कुछ फंक्शंस छुपे हुए हैं और उन्हीं फंक्शंस को आइडेंटिफाई करते हुए हमें लाइंस कोट करनी है। तो क्योंकि तुम मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो फटाफट से मेरे प्यारे सारे बच्चों लिख दो सारे स्टॉक एक्सचेंज के जितने फंक्शंस होते हैं उनकी मेमोरी ट्रिक, और सारे के सारे पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में लिख डालो। देखती हूँ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सारे के सारे फंक्शंस लर्न है। ठीक है, और देखते हैं आप क्वेश्चन में क्या लिखा है। Stock exchange act as a regulator of the securities market. It creates a continuous market where the securities are bought and sold. तो पहली लाइन से ही फंक्शन हमें मिल गया है, जहां उन्होंने ये बोला कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हमें एक ऐसी मार्केट प्रोवाइड करती है जहां सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। तो पहला फंक्शन जो यहां से मुझे समझ में आया वो क्या? इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी It provides liquidity and marketability to existing securities. तो बिल्कुल वही लाइन है जो हमने नोट्स में पढ़ी है, तो उसी से हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा फंक्शन है। आगे पढ़ते हैं। It gives the investor the chance to disinvest or reinvest. Through this process of disinvest and reinvest, saving get channelized into the most productive investment avenues. अब बताइए, यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट और रीइन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी सेविंग सही जगह पर इस्तेमाल की जा रही है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट हाईलाइट हुआ? कौन सा पॉइंट हाईलाइट होता हुआ आपको यहाँ पर नजर आया? तो बेटा यहाँ पर मुझे नजर आया contributes to इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आपने की लाइंस पर वर्क किया है तो बहुत आराम से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे। टू एंश्योर दैट द इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट्स अ सेफ एंड फेयर डील इन द मार्केट, द मेंबरशिप ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड and its dealing are well defined according to the existing legal framework. तो यहाँ पर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए मेंबरशिप को रेगुलेट किया गया है यहाँ पर, और जो भी डीलिंग्स होती हैं हमारी यहाँ पर मार्केट के अंदर वो पूरी तरीके से वेल डिफाइंड है, पूरी ट्रांसपेरेंसी और लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होता है। तो बेटा यहाँ पर सेफ्टी है, तो थर्ड फंक्शन जो नजर आता है वो है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, कौन सा फंक्शन है? सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट, it also ensures a wider share ownership by regulating the new issues, better trading practices, and taking the effective steps in educating the public about the investment. यहाँ पर शेयर ऑनरशिप के बारे में बताना, नए इश्यूज के बारे में बताना, पब्लिक को एडुकेट करना अबाउट दी इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पर अवेयरनेस जगाई जा रही है, तो वो कहाँ पर आती है? वो आती है स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट। तो बेटा ये वो 4 फंक्शंस थे जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे गए थे, हमें हाईलाइट करना था, लाइंस को कोट करना था। तो बिल्कुल एनसीईआरटी वाली लाइंस, बिल्कुल हमारे नोट्स वाली लाइंस ही क्वेश्चन में गिवन थी। तो अगर आप फॉलो करेंगे उन सभी चीजों को तो केस स्टडी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये बात अब तक तो मुझे लगता है पता चल चुकी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द मार्केट इन विच द कंपनीज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेडेड। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ये तो मैं बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर कर दूं, और मेरे प्यारे बच्चे भी कर चुके होंगे। कौन सी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है? चलो कोई नहीं, फिर भी पढ़ लेंगे हम, अभी आंसर नहीं करते हैं। तुम आंसर करना चाहते हो तो कर सकते हो।
नेम द मार्केट थ्रू विच द कंपनी वांट्स टू रेज इट्स कैपिटल ऑफ रुपीज 200 करोड़ फॉर इट्स न्यू बिजनेस। नए बिजनेस के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए, तो कौन सी मार्केट से मिलेगा? ये भी मेरे प्यारे बच्चे फटाफट से बता देंगे बिना क्वेश्चन को पढ़े, और उन्हीं दो मार्केट के बीच में डिफरेंस ही बताना है। लो, अब तो पूरा हिंट दे दिया है। चलो फिर भी इनकी फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Hitesh Limited is a well-known company in the cement industry since 1999. The company has an authorized capital of rupees 100 crore and is listed with the reputed stock exchange. The value of its share is increasing day by day due to increase in the demand for cement. Now the company wants to enter into the car manufacturing business. For this, it required 200 crore. The finance manager of the company decided to raise this capital by a public issue. तो हितेश लिमिटेड एक वेल नोन कंपनी है सीमेंट इंडस्ट्री की 1999 से, और जो कंपनी है उसकी ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ रुपए की रही है विद अ रेप्यूटेड स्टॉक एक्सचेंज। अब उनके शेयर्स की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, उनके सीमेंट की डिमांड भी बढ़ रही है, तो अब वो अपनी कंपनी को बेसिकली डाइवर्सिफाई करने जा रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री से कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यानी कि 2 प्रोडक्ट लाइन में एंटर करना है, जिसके लिए पैसों की जरूरत है। तो अब उन्हें फंड को रेज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि कौन सी मार्केट है जो कंपनी को एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ट्रेड करने में मदद करेगी। तो बेटा वो मार्केट जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी में डील करती है, सेकेंड हैंड बोलते हैं ना, तो वो कहां मिलती है आपको? सेकेंडरी मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया नेम द मार्केट जहां पर आप नए बिजनेस के लिए पैसा लेते हो। तो नए बिजनेस के लिए पैसा लेना, डाइवर्सिफिकेशन के लिए पैसा लेना, एक्सपेंशन के लिए पैसा लेना, उसके लिए हमारी कौन सी मार्केट आ जाती है? उसके लिए आ जाती है हमारी प्राइमरी मार्केट। ठीक है, और दोनों ही कौन सी मार्केट का पार्ट है? कैपिटल मार्केट का। ठीक है, अब इन्हीं दोनों मार्केट्स के बीच में हमें यहाँ पर डिफरेंस बताने हैं कोई भी 2 पॉइंट्स के बेसिस पर। तो पहला पॉइंट तो मीनिंग हो सकता है कि सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में ट्रेड करती है, उसी को खरीदा और बेचा जाता है। वहीं पे प्राइमरी मार्केट में सिर्फ न्यू सिक्योरिटीज में डील किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस डिसाइड की जाती है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है, बट प्राइमरी मार्केट के अंदर जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है वही प्राइस को डिसाइड करता है। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने बता दिए हैं, रिमेनिंग पॉइंट्स के डिफरेंसेस हैं वो आप लोग खुद बताएंगे, चाहे तो कमेंट बॉक्स में, चाहे तो अपने रजिस्टर में लिख कर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the name given to the intermediaries like Go Lucky who serve as a link between the investors and the depository? इन्वेस्टर और डिपोजिटरी के बीच का लिंक क्या होता है? तो शायद इसका आंसर भी तुम्हें पता है बिना क्वेश्चन को रीड किए। नेम द डिपोजिटरीज ऑपरेटेड इन इंडिया। कितने डिपोजिटरीज हैं इंडिया के अंदर, उनका नाम लिखना है। मेंशन एनी वन फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय गो लकी एज अ डीपी, यानी कि कोई एक फंक्शन उसका हमें बताना है गो लकी लिमिटेड का। एंड व्हाट आर द 2 सेगमेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट इन विच एन इन्वेस्टर कैन डील थ्रू द गो लकी पोर्टल। तो उस पोर्टल के थ्रू वो कौन से 2 सेगमेंट्स है जिसके अंदर हम एंटर कर सकते हैं, हमें वो भी बताना है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑनलाइन NSE एकेडमिक सर्टिफाइड कैपिटल मार्केट प्रोफेशनल कोर्स, भव्य along with her 5 other school friends started an investment portal for online trading and investment under the name Go Lucky. As per the law, in order to open an account with the depository, they first got their business registered with the Securities Exchange Board of India. Through the Go Lucky portal, an investor can either trade in existing securities of the company or invest in the IEPOs, means electronic initial public offers. In the context of the above case, you have to answer all these questions. तो इसके अंदर बेसिकली बस उन्होंने इतना बताया कि एक गो लकी ऑनलाइन पोर्टल जो है वो यहाँ पे खोला गया है, जिसकी मदद से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो आप एंटर कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर और डिपोजिटरी के बीच में लिंक जो क्रिएट किया जाता है वो क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। कौन लिंक क्रिएट करता है? वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। अब हमारे यहाँ पर कितने डिपोजिटरीज हैं बच्चे? हमारे यहाँ पर 2 डिपोजिटरीज हैं, और वो 2 डिपोजिटरीज के मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताऊंगी, उसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो पहली है हमारे पास NSDL और दूसरी है हमारे पास CDSL। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिपोजिटरी है और वो हमारी सेकेंड डिपोजिटरी है। तो दोनों की जो फुल फॉर्म है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
कोई एक फंक्शन आपको बताना है जो गो लकी परफॉर्म कर रहा है एज डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। तो इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये हमारे इन्वेस्टर का डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो इन्वेस्टर है वो स्टॉक मार्केट में डील करता है। कौन से दो सेगमेंट है बेटा कैपिटल मार्केट के? वही जो भी पीछे डिस्कस करके आए हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। क्योंकि एक जगह पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील किया जाता है, तो एक जगह पर न्यू शेयर्स में हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो हो गया क्लियर ये वाला क्वेश्चन भी। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसमें क्या बताना है? ट्रेडिंग प्रोसीजर बताना है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज विच हैव बीन डिस्कस्ड अबव, जो डिस्कस हो चुका है। और स्टेट द नेक्स्ट 4 स्टेप्स ऑफ द ट्रेडिंग प्रोसीजर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, और 4 आगे के स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, सो प्रेमा गॉट rupees 10 lakh rupees after selling her parental property which she had got as a gift from her grandmother. तो 10 लाख रुपए मिले अपनी ग्रैंडमदर से। Her friend advised her to invest in securities in the stock market. So Prema was unaware of the procedure for the same. तो उसके एक फ्रेंड ने कहा कि ऐसा करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन उसको उसका प्रोसीजर नहीं पता था। So her friend introduced her to a stock broker who was registered with the National Stock Exchange. Prema approached the broker. The broker guided her to open a demat account with a depository as well as the bank account. तो ब्रोकर ने उसको गाइड किया कि आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए डिपोजिटरी के साथ, और साथ साथ अपना एक बैंक अकाउंट भी खुलवाना है। प्रेमा ओपनड अ बैंक अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट विद द एक्सिम बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर उसने डीमेट अकाउंट खुलवा लिया है, उसने सारी जानकारी उसको दे दी है कि क्या क्या करना था। तो कौन से स्टेप्स थे? सबसे पहले तो यहाँ पर उसने कहा कि एक ब्रोकर के पास जाओ। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो यही होता है, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। आपको अपने लिए एक ब्रोकर का सिलेक्शन करना होता है जिसके साथ आप यहाँ पर काम करोगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या हुआ? दूसरा स्टेप ये हुआ, आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया। ठीक है, अब डीमेट अकाउंट खुलवा चुके हो, तो सिर्फ यहीं तक की बात यहाँ पर हुई है। सिर्फ यही 2 प्रोसेस के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। हमें आगे के 4 बताने हैं। अब अगर आगे के 4 बताने हैं तो क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है, अब आप क्या करेंगे, प्लेसिंग एन ऑर्डर होगा। ठीक है, प्लेसिंग के बाद ऑर्डर की मैचिंग होती है। कुछ कुछ बुक्स में ये अलग से पॉइंट नहीं दे रखा है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से पॉइंट्स इसके बना सकते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है ऑर्डर का, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर होता है। ठीक है, उसके बाद इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट भी होता है, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। पे इन डे आता है हमारा, सेटलमेंट होता है। तो आप सिंपल लास्ट में सेटलमेंट भी लिखकर छोड़ सकते हो। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके आगे परफॉर्म करने हैं। आप चाहो तो 1 2 3 4 ऐसे ये वाले 4 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, क्योंकि मैचिंग द ऑर्डर किसी किसी बुक में आपको दे रखा होगा, किसी किसी बुक में नहीं दे रखा होगा। ठीक है, तो फिर भी हम अपने हिसाब से भी बनाकर लिख सकते हैं 4 अदर स्टेप्स, क्योंकि आपको डिटेल में लिखना है, आपको सिर्फ हेडिंग नहीं लिखनी है, आपको उसके अंदर की डिटेल भी लिखनी है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चीज के बारे में? नेम द रेगुलेटरी बॉडी विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप। रेगुलेटरी बॉडी बतानी है एंड स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस रेगुलेटरी बॉडी आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। और उसी रेगुलेटरी बॉडी के आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। ठीक है, सो Nair is working as a PGT Commerce in a CBSE affiliated school of Kerala. One day he was teaching about the capital market in the class. He informed the class that during 1980s, the capital market in India witnessed a tremendous growth because of increasing the participation of the public. तो एक दिन एक PGT टीचर अपनी क्लास में कैपिटल मार्केट का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने यही बताया कि 1986 में कैपिटल मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही थी। So this ever increasing investor population and market capitalization led to a varieties of malpractices on the part of the companies, brokers, merchant bankers, investment consultants and other involved in the securities market. अब जब भी जहां पर भीड़ बढ़ती है ना, तो भीड़ के साथ साथ बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो यही हुआ कि बहुत सारे लोग एंटर हुए तो बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होने लगी थी सभी लोगों की तरफ से। These malpractices and unfair trade practices eroded the investors' confidence and multiplied the investors' grievances. और ये जब धोखाधड़ी होने लगी इस तरीके की, उसने इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को शेक कर दिया, उनकी जो कंप्लेंट्स थी वो बढ़ने लगी थी। So the government of India and the stock exchanges were helpless in redressing the investors' problem.
अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी और स्टॉक एक्सचेंज भी अब उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर पेनल्टी प्रोविजंस इन द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, क्योंकि फिलहाल उस टाइम पे जो लॉ चल रहा था उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जिसकी वजह से पेनल्टी लगाई जा सके. सो इन द व्यू ऑफ दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप अ रेगुलेटरी अथॉरिटी. तो उसी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि इनके ऊपर अब एक मम्मी को लाना ही पड़ेगा और इनकी खिंचाई करनी पड़ेगी. तो फाइनेंशियल मार्केट की मम्मी आई जिसको हमने क्या नाम दिया है, जिनको हमने नाम दिया है सेबी. क्या नाम दिया है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अब तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है कि तुम्हें मुझे ये बताना है कि सेबी कब सेटअप हुई है. ठीक है, उसका जो एस्टैब्लिशमेंट डेट है वो आपने मुझे बताना है जिस दिन उसको स्टैचुटरी स्टेटस मिला था, लीगल स्टेटस जिस दिन मिला था. ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव बताने हैं तो 3 ऑब्जेक्टिव आप लोग बता सकते हैं. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज एंड इंडस्ट्रीज फॉर द ऑर्डरली फंक्शनिंग इन द मार्केट. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हमारा टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, पर्टिकुलरली द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट. थर्ड ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है टू प्रिवेंट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और माल प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटीज मार्केट. एक और हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, अब चाहें तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से लिख पाएंगे. अब लास्ट क्वेश्चन अपना पढ़ते हैं. अब क्या है लास्ट क्वेश्चन? लेट्स सी. एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ सेबी highlighted in the above case. 3 फंक्शन बताने हमें सेबी के. ब्राइट फ्यूचर लिमिटेड decided to raise capital from the public by issuing the share. Before issuing the prospectus, the company was required to disclose all the material facts related to the financial position, risk involved, and objectives of the issue. After the listing, the company was continuously monitored to ensure the compliance with disclosure of the norms and prevention of unfair trade practices. तो ब्राइट फ्यूचर लिमिटेड ने डिसाइड किया कि कैपिटल रेज करेंगे, पब्लिक से शेयर्स इशू करेंगे. प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले कंपनी को सारी मटेरियल फैक्ट्स जो हैं, जो भी इनके इशू से रिलेटेड है या फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड है, वो डिस्क्लोज करना होता है. जितना भी रिस्क इन्वॉल्व है वो सब बताना होगा. और इवन लिस्टिंग के बाद भी जो कंपनी है उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा कि वो पूरी तरीके से हमारे जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे हैं, उन सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा. तो यहाँ सेबी कैसे परफॉर्म कर रहा है? सेबी 3 तरीके से बिहेव करता है, रेगुलेट करके, डेवलपमेंट करके और प्रोटेक्ट करके. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा रेगुलेशन चल रहा है, तो यहाँ उसके रेगुलेटरी फंक्शन का डिस्कशन हो रहा है. तो रेगुलेटरी फंक्शन में आप कोई से भी 3 फंक्शंस अब यहाँ पर लिख सकते हैं. तो 3 फंक्शन क्या हो सकते हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कलेक्टिव स्कीम्स एंड द म्यूचुअल फंड्स, और रेगुलेशन ऑफ द टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनीज. और उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. साथ साथ एक काम और करते हुए चलना, 3 डेवलपमेंट और 3 प्रोटेक्टिव फंक्शन भी लिख लेना कि चाहे पेपर में कोई सा भी फंक्शन पूछ लिया जाए, आपको सबके 3-3 पॉइंट तो एटलीस्ट आते हैं. ठीक है, तो इसी के साथ हमारी खत्म हुई फाइनेंशियल मार्केट की भी केस स्टडीज. आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से वो सॉल्व कर ली होगी. तो बस अब वही काम जो हर बार करना होता है, एक बार फिर से चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, कुछ केस स्टडीज को सॉल्व करिएगा, और जो आपको केस स्टडीज मिलेंगी आज वर्कशीट के अंदर वो भी अच्छे से सॉल्व कर लेना. ठीक है, सो मिलूंगी अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की केस स्टडीज के साथ. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.